जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। मैं हूं सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा चैप्टर चल रहा था? लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम फर्स्ट लॉ बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स के साथ मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, फिर इसको अच्छे से जान लेते हैं। तो डिफिनीशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। मतलब कहा है कि जो मोमेंटम होता है, भाई मोमेंटम से सब लोग वाकिफ हैं, होता है m इक्वल टू एम वी, ये होता है मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा? आपके फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये फोर्स के इक्वल होगा, ये आपको समझ के रखना है। अब ये देखो कैसे रहता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब ये साइन क्यों होगा? वेक्टर का साइन, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और आपके क्या मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जब ये हटता है तो आता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये किसके आपके इक्वल हो जाता है? के एफ के। अब एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, जो के की वैल्यू है वो 1 आती है, तो आपका ये पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये चीज़ हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। ये रहेगा आपका, ये आता है, ये आप क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में अप्लाइड करोगे। लेकिन ये कैसे आया? समझ में आया जब आपको बताया जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ हमने कांस्टेंट को के माना और जो के है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 होती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ है न्यूटन सेकंड लॉ में वो होता है एफ इक्वल टू एम ए। अब एफ इक्वल टू ये जो एम ए होता है ये होती सबसे प्रचलित चीज़। तो इसे, लेकिन ये जो है न्यूटन, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं रहता है। जो सेकंड लॉ रहता है वो इसके ऊपर आधारित रहता है, ये चीज़ के ऊपर, है ना। और ये चीज़ आप केवल लिख के आ गए एग्जाम में और यहाँ ऐसे लिख दिया के की वैल्यू 1, पूरी डिफिनीशन नहीं आती। जब भी आप एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अब हमको समझना है कि ये हम यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए कैसे आता है। बहुत बार डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो वो देखते हैं। इतना समझ में आया? देखते हैं एफ इक्वल टू एम ए ये कैसे आया। तो आपने देखा जो एफ है वो इक्वल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ये डेल्टा पी है आपका, ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मान लीजिए एक बॉडी एम है, वो यू वेलोसिटी से चल रही है ना, इनिशियल वेलोसिटी, और उसमें फोर्स लगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी। ठीक, इतना हो गया। तो अब क्या हुआ? इसमें चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो पहले बॉडी का मोमेंटम कितना हुआ? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जब बॉडी आगे चली तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? एम इंटू वी, ये हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया इनका मोमेंटम। ठीक है, और यहाँ फोर्स में क्या लिखा है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कितने समय में हुआ। अब ये बॉडी ने कुछ ट्रैवल किया है तो कुछ टाइम तो लगा ही होगा, बस यही यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है। एफ इक्वल टू आपका ये कितना हो गया? एम फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब इसको कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू टी हो गई। ठीक है, टोटल टाइम टी लगा, चेंज इन टाइम जो है वो टी है। तो आगे वैल्यू m को कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन में t, ये इतना हुआ। ठीक है, अब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन जो टाइम होता है, ये जो चेंज इन टाइम है उसको हमने t मान लिया। ठीक, ऐसा कर सकते हैं, वो होता है एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ आपकी पूरी क्या हो गई? m इंटू ए ना, ये आपकी क्या हो गई? पूरी एक्सेलरेशन। यहाँ से आया डेरिवेशन, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, लेकिन अब देखो बहुत बार क्या होता है, जो मास है, अब यहाँ पर क्या हुआ? हमने मास को कांस्टेंट माना तब एफ इक्वल टू एम ए वैल्यू आई। लेकिन बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से आपकी फोर्सेस ऐसी लगेंगी, बहुत सा मोशन ऐसा होगा जहाँ पर जो हमारा मास है वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है, ये आपका रॉकेट रहेगा, जब ये जाता है अंतरिक्ष में ना एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाने की वेलोसिटी। तो ये क्या, जब ये इस स्पीड से, मान लो इसी स्पीड से गया, ठीक है,
तो क्या हुआ, अब इसमें ये क्या करता है, अपने पीछे कंबसन करता है, अपना जो फ्यूल है पीछे छोड़ता जाता है, किससे, कंबसन फॉर्म में। कंबसन क्या होता है, जो आप जानते हो जो प्रोसेस होता है उसका जलने का, या फिर ये फ्यूल जलने का, उसी को कंबसन कहते हैं। तो इसका मास कम होता रहता है ना, फ्यूल कम हो रहा, मास कम हो रहा। पहले मास m था, बाद में कितना हो गया, m माइनस कुछ मास कम हो गया ना, तो m माइनस m नॉट हो गया, है ना, कुछ मास कम हुआ। ये हो जाएगा जो लेटेस्ट वाला मास होगा आपका न्यू मास, वो m से कुछ माइनस करोगे आप, जितना मास कम हुआ तो आपका m न्यू मास हो जाएगा। ऐसा होता है। तो उसके लिए जो हम देखते हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म। लेकिन इसके आगे आप इतना तो नोट कर लिया, इसके आगे ये समझिए ना, डिफरेंशियल फॉर्म से पहले कि इसमें जो रिलेटिविटी थ्योरी थी उसमें भी एक ऐसी ही कॉन्सेप्ट है, ये इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। ये आपके आइंस्टाइन के समय का है ना, आइंस्टाइन ही ने दिया है एक हिसाब से। तो ये इन्होंने बताया इसमें कि जो आपका एक्चुअल मास है जब आप ट्रैवल करते हो, वो आपके रेस्ट मास से, ये रेस्ट वाला मास है, उससे ऐसे मिलेगा जब आप v²/c² ये करोगे। लेकिन मान लीजिए कि ये वैल्यू डे टू डे लाइफ में काम क्यों नहीं आती, मतलब मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तब ये लॉजिक नहीं लगता, ये जो फॉर्मूला दिया गया ये नहीं लगता। क्यों, मान लो यहाँ पर वैल्यू हमने रख दी 10 मीटर पर सेकंड, नीचे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये 10th में पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भाई साहब ये जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसके सामने 10 मीटर उसके ऊपर रख दोगे, 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, ये लगभग वैल्यू जीरो के पास होगी, है ना, 0.00 करके वैल्यू कुछ होगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जो m की वैल्यू है वो लगभग m के पास हो जाएगी, m नॉट के पास, मतलब जो एक्चुअल मास है वो रेस्ट मास के जितना होगा, लेकिन एक्चुअल में तीनों का पॉइंट में मास कम होगा, लेकिन होगा, मतलब दशमलव में बिल्कुल, लेकिन कुछ तो होगा। लेकिन यहीं कहीं हम मान ले वैल्यू c/2, अगर हम c/2 मान ले v की वैल्यू, तब फर्क जरूर आ जाएगा, ठीक है, तब फर्क जरूर आ जाएगा। तो ये न्यूटन जी ने दिया, ठीक है। अब इसके आगे आप समझिए, इतना समझ में आया, इसके आप देखिए इसके आगे डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफरेंशियल फॉर्म में, ये हेडिंग डाल लेना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफरेंशियल फॉर्म। तो आप जानते हो फिर से F क्या होता है, F होता है डेल्टा P/डेल्टा T, ये रहता है, ठीक है। अब इसको अगर स्मॉल फोर्स के लिए देखा जाए तो होता है DF, है ना, DF, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसलिए नहीं कर रहे हैं वैसे, dP/dt। अब dP की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, mv, तो dmv/dt। अब डिफ्रेंशिएट mv का करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका तो आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो, पहले m को एज इट इज रख देना, d का डिफ्रेंशिएशन कर देना, v का मतलब ना, और फिर प्लस लगा के v को एज इट इज रख देना, और आपका m का डिफ्रेंशिएशन कर देना, ये रहता है। ये जो होती है डिफरेंशियल फॉर्म, इसको आप याद रखोगे, इससे कोई भी न्यूमेरिकल हो आपका ये सेकंड इसका मोशन का हो जाएगा, इससे ना कोई भी न्यूमेरिकल हो लगभग हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले आगे और नहीं आएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो इससे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना इसी से, न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड। मान लीजिए ये आपको ऐसे एक सरफेस में बॉडी रखी है m, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है F, और इसका एक्सेलरेशन भी इसी साइड है ना, तो आपसे पूछ लेंगे कि फोर्स कितनी होगी, ये आपको बताना है, F की वैल्यू, है ना। लेकिन आप जानते हो जो ये है m का वेट नीचे लगता है mg, और ये सरफेस से जो लगती है फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ये रहता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ना, FBD, हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें आप ये देखोगे एक फोर्स तो ऊपर लग रही है n नॉर्मल, एक नीचे लग रही है कौन सी फोर्स, mg, और एक सामने लग रही है फोर्स F, और एक्सेलरेशन भी इसी की तरफ है ना। अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो mg को कैंसिल कर दे रही है, बची केवल यही, तो इन दोनों से तो मतलब नहीं। तो जो F नेट है हमारी वैल्यू, F की वैल्यू वो F नेट है, और वही कितनी है, वो है मास, और एक्सेलरेशन इसी के साइड है, तो सिंपल सी वैल्यू हो गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो पहला वाला हो गया। ऐसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए ना, 2-3 देख लेते हैं। एक रहेगा जिसे ये आपसे पूछ लिया हमने, चलो कि ये हमारी बॉडी m रखी है, इधर की तरफ फोर्स लग रही है F1
और इधर की तरफ लग रही है F2, ठीक है, और एक्सलेशन ऐसे इस तरफ है। तो इसमें क्या होगा, ये आपको ज़्यादातर गिवन होता है कि जो F1 है वो बड़ा होगा F2 से, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल भी है कि अगर एक्सलेशन इस साइड है F1 की तरफ है तो जाहिर सी बात है जो F1 है वो आपका बड़ा होगा किसके कंपेयर में, F2 के कंपेयर में, ठीक है। आपसे कहेंगे इसमें भी नेट फोर्स निकाल दो, F नेट बता दो इसमें, तो वो क्या होगा आप देख सकते हो, ये फोर्स इससे ज़्यादा है और ये F2 जो है वो कम है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जो F फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो आप इनका नेट कैसे निकालोगे, और F1 ज़्यादा है तो F1 इनको ऐड तब करते जब दोनों एक डायरेक्शन में होती, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो F1 माइनस F2 इक्वल। अब देखो ये मास है और इसके ऊपर एक्सलेशन लग रहा है, तो नेट फोर्स तो यही है ना, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू ma, ये आ गया आपका, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। इतना समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ना इसके आगे, है ना, ये दिया गया है क्वेश्चन, चलिए नहीं ध्यान दे रहा ना। अब ये आपका मास दिया गया है m, अब की बार जो फोर्स लग रही है वो ऐसे एंगल में लग रही है थीटा, तो इसमें आपसे कहेंगे ये फोर्स F लग रही है, इसमें आपसे कहेंगे हमको नॉर्मल रिएक्शन बता दो, है ना, नॉर्मल फोर्स, और आपका क्या है एक्सलेशन बता दो। तो कुछ नहीं है, अब आप सब वेक्टर्स तो पढ़ ही चुके हो, तो पता होगा इसमें क्या काम आता है, इसमें हमारा कंपोनेंट काम आता है। तो ये थीटा है तो फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, है ना, जो कि होगा F cos थीटा, और एक इसके जस्ट ऐसे आएगा F sin थीटा। वेक्टर्स का वीडियो देखना, ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, वैसे हमने बता दिया कि थीटा के सामने जो होता है वो आता है आपका F cos थीटा, और जो थीटा के जस्ट वहाँ होता है वो कौन सा आता है F sin थीटा। और ये बीच में अब हट क्यों गया भाई, देखो इसके जब कंपोनेंट आप ले लेते हो, है ना, इसका लेफ्ट और राइट ले लेते हो, ऐसा समझोगे तो बीच वाली चीज़ हट जाएगी, याद करने के लिए ना। तो ये ऐसे हो गया। अब आप जानते हो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगी और नीचे आपकी क्या लगेगी mg। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा है ना m मास, ऊपर लग रही है एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक आपकी क्या लग रही है F sin थीटा, ये आपकी ऐसे लग रही है F cos थीटा, ये लग रही है ना, और नीचे क्या आपकी लग रही है mg। तो आप जानते हो n अगर अपोजिट में है तो इक्वल होंगी, तो n प्लस F sin थीटा किसके इक्वल हो गई ना, इतना ये पूरा हटा देते हैं, ये किसके इक्वल हो गई आपके mg के। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई F mg, F ये माइनस में हो जाएगा ना, साइन थीटा में आ जाएगा माइनस F साइन थीटा, ठीक। और देखो अब ये एक्सलेशन इधर की तरफ जा रहा था, ये देखो ये एक्सलेशन, अगर बॉडी इधर जा रही तो एक्सलेशन इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो अब इसमें ये मास थी, ये जो m था ये मास था, तो F cos थीटा जो है, F cos थीटा किसके इक्वल हो गया ma के, है ना, मास इंटू एक्सलेशन के, ठीक है। और साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में a की वैल्यू पूछी थी, क्या हो जाएगी F cos थीटा के नीचे आप m कर दो और वो हो जाएगी अब इसमें हमारे a की वैल्यू क्या हो जाएगी F a, इनकी तो वैल्यू आ गई ना, a F cos थीटा अपॉन m, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करेंगे हम, इसके आगे अब देखेंगे ना, ये चीज़ अच्छे समझ में आया कि a की वैल्यू कैसे आई, ठीक। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, जैसे एक मास यहाँ m रखा है m1 और उसके सट के एक मास रखा हुआ है m2, ठीक है। तो हमने क्या कि एक एक्सलेशन a से फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो क्या होगा जब ये आगे जाएगा तो इसको भी साथ में लेके जाएगा और ये भी सेम एक्सलेशन a से जाएगा। तो इसमें हमको कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे हमको F नेट बता देना है, फाइंड F नेट, और क्या एक्सलेशन भी बता देना है ना, दो चीज़ें। तो इसमें देखो क्या होगा, आपको सबसे पहले तो निकालना है इसको, ऐसा क्या मानेंगे हम लोग, वो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और निकालेंगे पूरा, ठीक है। तो एक तो देखो ये इसके यहाँ फोर्स ऐसे ही लगेगी क्योंकि एक्सलेशन ये ऐसे है m के लिए, ठीक है। एक क्या होगा, ये इसके ऊपर जो लगेगी वो n1 होगी आपकी, है ना, या फिर इसको हम क्या कहेंगे n डैश नाम दे देंगे, और एक जो नीचे लगेगी वो होगी m1g, ये रहेगा इतना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो है आपका फोर्स जो है वो आपकी आ जाएगी F नेट जो है वो आपकी आ जाएगी m1a, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें ये चीज़ देख रहे हो, जो F नेट है वो क्या रहेगी,
जो एफ नेट है वो रहेगी आपकी N1 अब ये चीज़ क्या रहेगी, जो N1 है वो आपका हो जाएगा M1G। ये चीज़ को थोड़ा सा बताते हैं। एफ नेट जो है वो तो आपका M1A हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। लेकिन अब आप यहाँ पर एक गौर से चीज़ देखोगे, M1 और M2 क्या है, आपस में सटे हुए हैं, और जो नॉर्मल जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉर्मल जो है इन दोनों के बीच में भी लगेगी, जिसको हम नाम क्या दे देंगे, N। इसको नाम आप देख सकते हो N1, और यहाँ पर भी जो नाम होगी उसको नाम दे देंगे N1, ये नाम दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लगेगी N1 लगेगी, ये इसके ऊपर N1 लगाएगा और ये उसके ऊपर N1 लगाएगा, ऐसे नाम दे सकते हैं। या फिर एक काम करते हैं, केवल N नाम देते हैं ना, N1 बोलेंगे तो ऐसे लगेगा इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होगी, अच्छे समझ में आई। तो इसको नाम क्या दे देंगे, N1, ठीक है। और इनको क्या देंगे, M2 वाले को क्या देंगे, N2, ऐसे ऐसे समझेंगे। तो ये जो आपकी N1 है, मतलब ये जो केवल आपकी N है वो लगेगी, और ये इसके ऊपर N लगाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है नॉर्मल रिएक्शन वो सरफेस टू सरफेस लगती है। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपकी F है -N = M1A, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब ये समझ में आया कि नहीं, ये फोर्स जो है वो एक्सलेशन दे रही है, बॉडी इधर की तरफ जा रही, मतलब जाहिर सी बात है N जो है वो कम होगा, और हमको F नेट निकालना है। तो जो फोर्स है उससे नॉर्मल रिएक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए माइनस का साइन है, उसको हटा देना है। फिर जो आएगा M1A वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट हो जाएगा। इतना आया आपको समझ में, ठीक है। अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए ना, M2 के लिए। अब M2 के लिए कैसे बनेगा ये देखना, इसको या फिर नीचे लिख लेते हैं ना। अब ये M2 के, ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया। M2 के लिए क्या होगा, ये देखो, ये सरफेस से जो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम नाम देंगे N2, और जो नीचे लगेगा, इसके लिए जो नीचे लगा वो तो क्या था पता आपको, M1G, तो इसके लिए क्या होगा M2G। ये हुआ M2G नीचे, और ये ऊपर क्या हुआ N2। आगे इसके साथ भी जो लग रही है फोर्स वो क्या होगी, F, है ना, नेट F, यहाँ पर फोर्स जाएगी। और ये देखो, अब इसमें समझना, इसके पास जो लग रही है नॉर्मल रिएक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो N, समझो ये बात, यहाँ पर जो N पीछे लग रही है, लेकिन यहाँ जो लग रही है वो N आगे लग रही है ना। नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है। इतना हुआ। तो अब देखो N2 जो है, जो N2 यहाँ पर, ये जो N2 है वो तो इक्वल हो गया M2G के, इतना ठीक है ना। ये तो आपस में कैंसिलेशन कर देंगे। जो आपका दूसरा है यानी कि ये F, अब ये इसमें क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो F नेट जो होगा M2 के लिए, F नेट जो होगा आपका M2 के लिए वो क्या रहेगा, आपका M2 और आपकी ये क्या आ जाएगा, ये M2A होगा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखना N उसी डायरेक्शन में, और ये M इसके लिए भी उसी डायरेक्शन में रहेगा ना, N दोनों चीज़ें। तो F नेट हो गया आपका N + M2A, ये हो गया आपका, ये चीज़ वैल्यू हो जाएगी, मतलब M2A जो आपका हो जाएगा, ये चीज़, एक मिनट, F नेट जो है वो आपकी M2A हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना, ये जो है आपका N, ये जो N है वो आपके किसके इक्वल हो गया, N है आपका नॉर्मल N, वो आपके किसके इक्वल हो गया, M2A के, ठीक है। अब और कोई तो यहाँ पर फोर्स है नहीं, आप देख सकते हो F इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे एक्सलेशन A है, तो N किसके इक्वल हो गया, M2A के। ये आपको अपनी सेकेंड इक्वेशन बना देना है ना। फर्स्ट क्या थी हमारी, फर्स्ट ये थी F - N = M1A। अब इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देखो क्या होगा, F - N = M1A, और दूसरा क्या है, N = M2A। ऐड में ये माइनस वाले कट जाएंगे, और F की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1A फिर M2A। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा F = M, A को अगर कॉमन ले लिया तो आया M1 M2 + M2, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा था, एक्सलेरेशन बता दो, तो एक्सलेरेशन इसको देख के निकालना है। एक्सलेरेशन को बनाया सब्जेक्ट, F ऊपर है और M1 M2 नीचे, ये इतना समझ में आया। अब इसके आगे आप देखिए, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। अब एक चलो इसका हम शॉर्टकट जान लेते हो, जब भी क्वेश्चन किया उसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट कुछ नहीं, अगर ऐसे दिया हुआ आपको 2 मास दिए हुए हैं ऐसे, है ना, ये 2 मास दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, इनको एज अ होल मान लोगे, और आपसे कोई एक्सलेरेशन पूछे तो कुछ नहीं, जितनी फोर्स हो F नेट अपॉन दोनों मास को जोड़ दो। तो ये आपका शॉर्टकट है, किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा अगर ऐसे दिया हो तो, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब देखो ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये आपको दिया गया है, ये मास है हमारा M,
कौन सा 1, और ये स्ट्रिंग से लगा हुआ, फिर हो गया M2, और ये इसमें फोर्स लग रही है ना कुछ, ये ऐसा है। तो हमसे फिर कह दिया है हमको T बताओ,